गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, आज का टॉपिक हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में हम लोग आज जानेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और साथ ही साथ वायसराय के बारे में। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इस वीडियो में होगी भारत के प्रथम से लेके महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय और उनके समय हुए घटित प्रमुख घटनाक्रम। आप इसे बाय हार्ट कर लें। प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ ना कुछ इससे संबंधित पूछा ही जाता है। सपोज कि सती प्रथा का अंत किस समय हुआ, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, या इसी प्रकार सपोज अगर पूछा जाए कि टेलीग्राफ एक्ट किस समय लाया गया, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत के वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए प्रमुख घटनाक्रम इस को एक निश्चित ऑर्डर में लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको हल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों को अच्छी तरह से बाय हार्ट रिमेंबर कर ले। चलिए, हम लोग सबसे पहले भारत के प्रथम प्रमुख गवर्नर जनरल की बात करेंगे। उनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स क्या है? वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स इनके बारे में समझने से पहले आप इनको याद कीजिए कि ये कब से कब के थे। तो 1773 से 1785, 773 टू 785, 1773 से 1785 का कार्यकाल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वारेन हेस्टिंग्स, देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी भारत को एक तरह से नोचने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, पीड़ित करने के लिए, शोषण करने के लिए, उस कंपनी पर एक थोड़ी सी लगाम लगाने के लिए, रेगुलेटिंग करने के लिए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लाया गया। ये तो एक हुआ। दूसरा हुआ कि बंगाल में द्वैत शासन, ये आप नोट करते जाइएगा। बंगाल में द्वैत शासन, ये बीपीएससी में इस बार पूछा गया था, द्वैत शासन की समाप्ति। तो पहला बात, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसके शासनकाल में हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। 1782 में इसी के शासनकाल में 1782 में सालवाई की संधि हुई। सालवाई की संधि याद रखिएगा, सालवाई की संधि 1782 में इन्हीं के दरमियान हुआ था। उसके बाद 1780 और 84 के दरमियान आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 से लेकर 84 में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सेकेंड वाला था। और इसके बाद एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम आपको पता है? जी हाँ, इस संधि का नाम है मंगलोर की संधि। अब याद रखिएगा किस संधि से जुड़ा हुआ है और मंगलोर की संधि कब हुई थी। यदि मंगलोर की संधि जो हुई थी वो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 और 84 के दरमियान मंगलोर की संधि वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। ये प्रमुख बातें मैंने बताई वारेन हेस्टिंग्स के संबंध में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 1784 में जाते जाते उन्होंने क्विट्स इंडिया एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, वास्तव में क्विट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का एडवांस वर्जन था, एडवांस रूप या कर सकते हैं एडवांस सुधार। जो काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं हो पाया था,
मतलब कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश जो की जा रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भारतीयों का शोषण कर रही थी, जिससे भारत का मतलब एक तरह से शासन व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे चरमरा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को घबराहट हो रही थी। तो इसी के दरमियान 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या लाया गया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक तरह से कंट्रोल स्थापना की गई। 1784 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स, इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किसके समय किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इट केयरफुली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर ये स्क्रीनशॉट हो गया है तो मैं अगला बताने जा रहा हूँ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। फिर से बस सुन लीजिए फटाफट। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स के समय। 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। 1780 से 84 में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मंगलोर की संधि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंगलोर की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध सेकेंड वाला खत्म हो गया। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1773 का एडवांस वर्जन था। और फाइनली एक छोटी सी बात, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा कब किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दरमियान। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत का एक गवर्नर जनरल समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जानने रहे हैं, अब हम लोग लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड कार्नवालिस, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस, हेडिंग दीजिए लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अबाउट दैट। इसके बारे में यूपीएससी पूछी है, और जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें तो पूछा ही जाता है। तो 1786 से लेके 1786 से 1793 तक का इनका कार्यकाल है। 1786 से 1793 के कार्यकाल के दौरान इसमें क्या क्या घटित हुआ, तो सबसे पहली बात थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। थर्ड मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1700, ठीक है, 92। और इसी के बाद एक संधि हुई थी 1793 में। आपको पता होना चाहिए 1793 में कौन सा संधि हुआ था। इस समय टीपू सुल्तान अपने मतलब शिखर पर पहुंच रहे थे, क्योंकि मैसूर की वास्तव में, चूँकि मैसूर के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप भारत के 18वीं सदी के क्षेत्रीय राज्यों का जो उदय हो रहा था, जिसमें अवध, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, पंजाब, जाट इत्यादि की चर्चा में बेहतरीन की है। आप वीडियो को देखिए जरूर, आपको बहुत ही मदद साबित हो सकता है। चलिए, तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में हुआ। उसके बाद एक संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। संधि का नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे जुड़ा हुआ है, तो ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मतलब अपने अधिकार क्षेत्र का एक तरह से बराबर विभाजन कर लिया गया। अंग्रेजों को एक झटका पड़ा, अंग्रेज सुधर नहीं पाए और फाइनली आगे चलकर बहुत खतरनाक हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, ये चूँकि 1793 तक ही पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं इसको नहीं बताऊँगा। उसके बाद कार्नवालिस के द्वारा महत्वपूर्ण काम क्या किया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया। कार्यपालिका को न्यायपालिका से किसके समय अलग किया गया, यानी न्यायिक सुधार में सबसे अगर महत्वपूर्ण योगदान किसी का माना जाता है तो है लॉर्ड कार्नवालिस का। जी हाँ, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा न्यायिक सुधार किया गया है। ठीक है, और वास्तव में सबसे अगर फेमस चीज है तो वह है कार्नवालिस का सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा के जनक भी कहते हैं इसको, सिविल सेवा के जनक। जी हाँ, सिविल सेवा जिसकी तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे जो इसके पर दीवानी है। ठीक है, तो सिविल सेवा के जनक कौन है, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें।
देखिए, सबसे पहले वंस अगेन आई वुड रिपीट इट, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। इस समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और उसके बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटेन यानी अंग्रेज या फिर कहे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के जो प्रतापी शासक कहें, उनका टीपू सुल्तान नाम था, तो उनके बीच एक संधि होती है। वो संधि कहलाती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्षेत्रों का बंटवारा होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। एक तरह से कहे तो इन्होंने, अगर कहे तो क्या कहें उसको, कि एक किताब है जिसका नाम है देखिए, मुझे याद तो नहीं आ रहा, शायद पृथक्करण या लॉ किसके द्वारा लिखा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का जो पृथक शक्ति का जो पृथक्करण होना चाहिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में अगर स्थापित हो जाती है तो उससे शासन व्यवस्था बेहतर नहीं होता है, उसमें मतलब एक तरह से अशुद्धि हो सकती है। तो आप इसके बारे में बताइएगा कि किसने इसको लिखा है। एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। चलिए, अब मैं, और सिविल सेवा के जनक तो जानते ही हैं आप, सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ओके, चलिए मैं बता रहा हूँ, आप इसे बाय हट कर लीजिए तो ही अच्छा है, अदरवाइज नॉटिंग बेनिफिट। अगला है लॉर्ड वेलेजली। दिस इज आल्सो वेरी फेमस, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली, इसको बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सबसे पहला तो अब सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है इसका सहायक संधि। देखिए, इस संधि के माध्यम से होता क्या था, इस संधि के माध्यम से जितने भी शासक हुआ करते थे, जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उनके शासकों को कहा जाता था कि देखिए, आपको आपकी राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप अंग्रेज के सेना रखें। आप अपना क्षेत्र का किसी दूसरे क्षेत्र से जब युद्ध हो, उसके लिए अपनी सेना का गठन करना चाहते हैं तो अंग्रेजों की मदद ले सकते हैं। शॉर्ट में कहे तो एक तरह से शासक को अपंग बनाया गया, शासक को कमजोर बनाया गया, उसकी संपूर्णता को छीन लिया गया। सहायक संधि वास्तव में एक तरह से साम्राज्य विस्तार का बहुत बेहतरीन तरीका था। सहायक संधि के तहत बहुत से साम्राज्य को, अवध को और बहुत से सतारा है, झांसी है, इसकी गिराने की कोशिश की गई थी। काफ़ी इसका विरोध भी हुआ था लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि यही है, मतलब हम सहायता देंगे, इसके लिए आप अपना राजा को कहते थे कि आप सेना पर खर्चा कीजिए। एक तरह से राइट टू प्राइवेसी जो भी बहुत चर्चा में है ना, उस समय से ही राइट टू प्राइवेसी सोच लीजिए, सहायक संधि ने राइट टू प्राइवेसी पर एक तरह से घुसपैठ कर दिया था। राजाओं के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की एक बेहतरीन तरीका था, राजाओं पर नजर रखने के लिए कि आपस में राजा संगठित ना हो जाए और एकत्र ना हो जाए, ब्रिटिश के खिलाफ ना हो जाए, ऐसी एक तरह से बेहतरीन तोड़ निकाली थी इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा सहायक संधि के बाद हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ यानी फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, हमारे यहाँ पर एक महान प्रतापी राजा को हम लोग खोने जा रहे हैं। जी हाँ, इसमें 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान जी यहाँ पर शहीद हो गए, अमर हो गए। इस युद्ध में लड़ते लड़ते अमर हो गए। उन्होंने कहा था कि एक दिन शेर की तरह जियो, ना कि 100 दिन भेड़िए की तरह। भेड़ के दिन जीने से क्या फायदा है, ठीक है। तो यही है टीपू सुल्तान की कहानी। टीपू सुल्तान 1799 में अमर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताने जा रहे हैं एक और संधि हुआ था, पेशवा और अंग्रेजों के बीच। पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी। संधि का नाम आपको पता होना चाहिए, जी हाँ, इसको वसीम की संधि होती है। पेशवा और अंग्रेजों के बीच वसीम की संधि हुई थी, वसीम की संधि। और ये कब हुआ था, ये आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, वो नहीं, ये सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध के बीच हुआ था। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा के बीच सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसके बाद वसीम की संधि हुई थी, ठीक है। और ये हुआ था 1803 से 1805 के दरमियान, ठीक है। 1803 से 1805 के दरमियान पेशवा और अंग्रेजों के बीच वसीम की संधि हुई थी, ओके।
दैट सफिशिएंट फॉर इट। इसके लिए काफ़ी है। आपको चार बातें, लॉर्ड वेलेस्ली 1798, 1805, सहायक संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, टीपू सुल्तान गिरगदी को प्राप्त हुए, और पेशवा अंग्रेजों के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एक संधि हुई। उस संधि का नाम है वसीम की संधि। अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट लिए। चलिए, अगला है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल है 1807 से 1813। 1807 से 1813 लिख देते हैं, 1813, 1807 से 1813। देखिए, इसके समय कुछ खास नहीं, बस आप एक याद रखिएगा, रणजीत सिंह के साथ, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम है, बता सकते हैं आप इस संधि का नाम? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी जिस पर मतलब एक तरह से पंजाब पर एक अधिकार स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। और फिर फाइनली 1813, देखिए 1813 है, इसी समय 1813 का चार्टर एक्ट भी पास हुआ था। 1813 का चार्टर एक्ट, अलग अलग एक्ट आता था, आपको पता ही। 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय आया था? ये इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1813 से 1807 से 1813। ठीक है, तो दो बातें याद रखना है इसलिए। एक अमृतसर की संधि किसके समय हुई? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। और दूसरा चार्टर एक्ट पर पासिंग, 1813 का चार्टर एक्ट किस समय पास किया था? इसके बारे में बताऊँ मैं। देखिए, इसके बारे में एक तो सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया। ये एक बात याद रखिएगा, ईसाई मिशनरियों का भारतीय आगमन प्रारंभ हुआ। ईसाई मत, ताकि ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रसार हो सके, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो सके। साथ ही साथ शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्चा की बात की गई थी कि शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्च किया जाए। इसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कहा गया कि चाय और चीनी, दो चीज को छोड़कर बाकी सब पे जो आपका जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है, व्यापारिक एकाधिकार है, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चाय और चीन पर एकाधिकार तो बरकरार रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी दूसरी कंपनियां, यूरोप की दूसरी और भी कंपनियां भारत में आराम से प्रवेश कर सकती है और व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो ये था 1813 के बारे में। चूंकि मैं चार्टर एक्ट पढ़ा हूँ किसी दिन, तो उसके बारे में बताऊँगा। चलिए, तो दो बातें लॉर्ड मिंटो के लिए, एक तो रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, और दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय पास हुआ, और 1813 से 1807 से 1813 के बीच। अब अगला टॉपिक है, अगला जो है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, नॉट वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स अलग है, वो प्रथम है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल कब से कब है? तो ये शासनकाल 1813 से 23 तक का है। 1813 से 1823 के बीच का लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल है। और इस समय क्या हुआ था? इस समय नेपाल गोरखा युद्ध हुआ था। नेपाल गोरखा, नेपाल के लोग गोरखा, नेपाल गोरखा, तो अंग्रेजों के साथ हुआ था युद्ध। अंग्रेजों के बीच 1816 से, ठीक है, 1814 से 1816 के बीच लड़ाई हुई थी। और इसी से आपको पता हुआ काला पानी की जो संधि हुई थी, जिसको आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सी संधि थी उस समय। काला पानी की संधि किसके साथ हुआ, कब हुआ, अभी चर्चा में भी था थोड़ा सा कुछ समय पहले। इसमें नेपाल ने मतलब काला पानी के क्षेत्र को अपना घोषित किया, अपना मैप बना दिया था। तो कुछ भारत के साथ डिस्प्यूट हो गया था उस मैप को लेकर। तो वो ही संधि है कि जो काला पानी की जो नदी को गुजरती है, नेपाल का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताना है। नेपाल गोरखा जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। ठीक है, और मद्रास में ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसके द्वारा? रैयतवाड़ी, थॉमस मुनरो के द्वारा। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था इस समय स्थापित किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में 1820 में प्रारंभ हुआ और थॉमस मुनरो के शासनकाल में हुआ। ओके,
स्क्रीनशॉट खींचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड, लॉर्ड बहुत खराब शब्द है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 से 1835 लिख लीजिए। जी हाँ, 1829 से 1835। 1829 से 1835 के शासनकाल में, इनके शासनकाल में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब तक जो गवर्नर जनरल सिस्टम हुआ करता था वो बंगाल का मतलब गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल आ गया। तो इसी समय हुआ था 1829 से 1835 के शासनकाल में। और गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र भारत के नहीं, सिर्फ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम। ठीक है, उसके बारे में आप कुछ और जानिए, क्योंकि आप सबसे फेमस तो जानते ही होंगे। 1829 सती प्रथा, उसको खत्म कर दिया गया, समाप्त किया गया सती प्रथा को। ठीक है, उस पर रोक लगाई गई। इसके अलावा और भी बातें हैं, जैसे ठगी प्रथा, ठगी प्रथा को भी समाप्त किया गया, बैन कर दिया गया। उसके बाद इसी के समय मैकाले मिनट प्रकाशित किया गया था, जिससे कि अंग्रेजी शिक्षा को बल मिले। अंग्रेजी शिक्षा एक तरह से प्रसार किया गया, अंग्रेजी शिक्षा को बुलवाला होने लगा। और फाइनली ये मैकाले की बात हुई। इसी मैकाले ने एक तरह से कहे तो अंग्रेजी शिक्षा को पूरा भारत में प्रसार करने के लिए छोड़ दिया। चलो, इसमें एक अच्छा काम हुआ 1829 में, सती प्रथा काम हुआ। इसमें जो महान भारतीय व्यक्ति जिनका काफ़ी योगदान था वो थे, बता सकते हैं आपको? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये राजा राम मोहन राय के भरपूर सहयोग से 1829 में ही सती प्रथा का एक तरह से समाप्त किया गया, विधवा। ठीक है, अब थोड़ा सा जिक्र होगा, पहले से स्क्रीनशॉट खींचें। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इनका शासनकाल 1829 से 1835। इनके शासन में 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। उनके लगातार प्रयास, लगातार सहयोग से और भी बहुत सारे बातें राजा राम मोहन के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। मैकाले मिनट, जिससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वो भी लाया गया। वो सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। जी हाँ, लॉर्ड ऑकलैंड कुछ खास नहीं, बस एक बात याद रखिएगा लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय जीटी रोड का निर्माण हुआ। जीटी रोड शुरू हुआ था, मतलब शुरुआत की गई थी। आप जीटी रोड तो जानते हैं, शेषासुरी से चल रहा है। शेषासुरी के शासनकाल में था जीटी रोड का निर्माण, और उसी के समय फिर से वह शुरुआत किया गया था जीटी रोड। अगला आप लिखिए लॉर्ड हार्डिंग। ये हार्डिंग दुत्त नहीं, सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग लिखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब था? 1844 से 1848। 1844 से 1848। 1844 से 1848 के दरमियान लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए? लेट्स सी। एक तो कन्या शिशु हत्या, कन्या शिशु हत्या, उस पर रोक लगाई गई। साथ साथ मानव बलि भी उसमें बहुत प्रचलित था। मानव बलि, उसको रोक दिया गया, मानव बलि। ठीक है, मानव बलि प्रथा पर पाबंद लगा दिया गया या दमन किया गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। 1844 से 1848 कन्या शिशु हत्या पर रोक लगाया गया और मानव बलि प्रथा पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ये लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे 1848 से आगे 1856। तो 1848 से 1856 में जो व्यक्ति आया था वो बहुत ही फेमस था। उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी शासनकाल 48 से 56। इस 48 से 56 के दरमियान में क्या क्या हुआ? सबसे पहले सेकेंड सिख युद्ध, और उसके पंजाब का अधिकार, पंजाब पर कब्जा, अधिकार क्या, कब्जा ही कर लिया अंग्रेजों ने। सिख युद्ध हुआ। ठीक है,
साम्राज्य विस्तार बहुत ही भयंकर गया था। तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक नीति लाया था, साम्राज्य विस्तार का। उस नीति का नाम पता होगा आपको? जी हाँ, उस नीति का था डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, DOL। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट क्या है पता है आपको? व्यापक सिद्धांत, व्यापक सिद्धांत। इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई राजा है और राजा का कोई अपना अपना पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं, अपना पुत्र नहीं हो, तो राजा का जो साम्राज्य है, राजा के मरने के पश्चात वो अंग्रेज के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सिर्फ साम्राज्य मिला लिया जाएगा, उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो राजा के अन्य लोगों को बांट दिया जाएगा, लेकिन वो जो साम्राज्य है वो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया जाएगा। इसके तहत आपको पता होगा झांसी की रानी का जो झांसी था वो छीन लिया गया, अवध छीन लिया गया, सतारा छीन लिया गया, संबलपुर और भी बहुत सारे थे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में एक लाइन से कि किन किन क्षेत्रों को जीता गया। इसके तहत साम्राज्य विस्तार बहुत ही भयंकर विस्तार था। यही सब दो नीतियाँ थी, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली का विस्तारवादी सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। ये मतलब ऐसी साम्राज्यवादी नीति थी जिसने एक तरह से आगे चल के 1857 की क्रांति को एक तरह से प्रबल मतलब कानून बना। मतलब क्यों हुआ आगे 1857? यही सब था, ये अंग्रेज लोग। और इसी के समय अगर 1854 पे विचार करेंगे तो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ये वास्तव में शिक्षा का सिद्धांत है, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा को प्रमोट करना, भारतीय शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, मतलब एक तरह से शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का नहीं तो कहे तो एक तरह से शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ठीक है। और इसी के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1856 में, विधवा बहुत अच्छी हुई थी, विधवा पुनर्विवाह, बहुत अच्छी बात है। चलो जाते जाते, हालांकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बहुत अच्छी अच्छी कदमें उठाई गई है, जैसे टेलीग्राफ एक्ट की बात करें, डाक व्यवस्था की बात करें, अच्छी, यही सब था। तो ये आप समझ चुके हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। फिर से सुन लीजिए। 1848-1856 के समय सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, पंजाब पर कब्जा कर लिया गया, साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके बारे में पढ़े। अगर राजा का अपना कोई वंशानुगत पुत्र नहीं है तो राजा का साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और फाइनली 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जिसमें भारतीय शिक्षा का एक तरह से अच्छा विस्तार हो, शिक्षा में कौन शिक्षा हो, कैसी शिक्षा हो, किस भाषा में शिक्षा हो, किस अलग अलग स्तर क्या होना चाहिए शिक्षा का। उसके बाद फाइनली 1856 में विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के शासनकाल में हुआ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम लोग अगला दो और बचे हैं और गवर्नमेंट जनरल। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड, क्योंकि इसी के बीच में अब क्रांति हो जाएगी। इतना भयंकर काम हो रहा है तो क्रांति नहीं हो तो कुछ शांति होगी, क्रांति ही होगी। उनकी शोषणकारी नीतियाँ ने भारतीय लोगों को परेशान कर दिया था। तो अब आ रहे हैं हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862, याद कर लीजिएगा, 1856 से 1862, 56 से 62, 1856, 1856 से 1862, जिसे मैंने लिखा 1856 से 62। इसके बारे में सबसे पहली बात, लॉर्ड कैनिंग कौन था पता है? देखिए, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, इसी के शासनकाल में हुआ था 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवोल्ट, विद्रोह, 1857 का विद्रोह। और 1858 विद्रोह हुआ तो स्वाभाविक है पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई, पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गया। इसकी जो गूंज थी वो इंग्लैंड पहुंच गई और बदलाव करना पड़ा। 1858 का एक्ट पास किया गया और इसको भारतीयों के लिए कहा गया था, भारतीयों के सुधार के लिए एक्ट लाया गया था। और इसके माध्यम से बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए गए। सेना में बदलाव किया गया, सेना में भारतीयकरण कम से कम किया गया, अनुपात निश्चित किया गया। वायसराय अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब क्राउन का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, क्राउन डायरेक्ट भारत पर शासन स्थापित कर दी, ठीक है। यही सब है। तो इससे पहले
समाप्त करें। 1858 का एक समझ गए, ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। ठीक है, इसका शासनकाल 56 से 62 था। 1858 का विद्रोह हुआ था। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त किया जाता है। आप इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध होगा। आप पीपीटी में देखते क्या है, टीचर आते हैं स्लाइड में फटाफट आपको रीड करके बता देते हैं, बट मैं लिख रहा हूँ तो आपको इसका ध्यान जाएगा। आप इसको 2-3 बार ध्यानपूर्वक सुनिए और राइट डाउन भी कीजिए ताकि आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं इसे। थैंक यू।